आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास होने वाली है सुपर। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र की आज हम बात करेंगे। आप चाहे हिंदी मीडियम स्टूडेंट है चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, यहाँ पर दोनों लैंग्वेजेस में आपको नोट्स मिलेगी और एक्सप्लेनेशन भी बाइलिंगुअल रहेगा, ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी नोट्स बना सकते हैं। बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में मैंने इनको डिज़ाइन किया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो रिवीजन करते टाइम भी और पढ़ते टाइम भी। तो एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपकी समझ में आने वाला है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स हम यहाँ पर समझने वाले हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो लास्ट में हम कर लेंगे। और इसमें जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं, एंजाइम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, ये किस में हेल्प करता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, खाने को तोड़ने में हेल्प करता है। और खाने को तोड़ने का जो मेथड होता है ना किसी भी जीव में, उसी को तो हम क्या बोलते हैं? उसी को हम पाचन बोलते हैं, यानी कि डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म है, मतलब फूड का जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, जटिल पदार्थ होता है, उसको सरल पदार्थों में तोड़ने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोल देते हैं भाई? पाचन कह देते हैं। ठीक है, जो कि बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, अगर इन जटिल पदार्थों को आप तोड़ोगे नहीं तो ये बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किए जा सकते। तोड़ने के बाद, इनको पचने के बाद ही बॉडी इनको एब्जॉर्ब यानी कि अवशोषित कर सकती है। इसीलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है पाचन तंत्र भोजन को सरल रूपों में तोड़ने में मदद करता है जिसे शरीर द्वारा अवशोषित किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं, इसका एक ओवरव्यू समझ लेते हैं, उसके बाद हम नोट्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है आपका मुख गुहा। ठीक है, इस मुख में सबसे पहले खाना जाता है। इसमें क्या होती हैं? कुछ लार ग्रंथियाँ होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जिनसे सलाइवा निकलता है, मतलब लार निकलता है। ये लार खाने के साथ अच्छे से मिक्स होता है और उसके बाद हमें उस खाने को निगलने में आसानी होती है। उसके बाद ये खाना जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस बोले तो भोजन नली, आहार नली। ठीक है ना, फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप से जाता है आपके स्टमक में। स्टमक में प्रोटीन वगैरह का पाचन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर पैनक्रियाज एक ग्लैंड होती है, ये पैनक्रियाटिक जूस निकालती है ना, जो भोजन को पचने में हेल्प करती है। यहाँ से खाना जाता है, मतलब स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ से सारा खाना अवशोषित हो जाता है, जो नहीं हो पाता है वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में और रेक्टम और एनस के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है। तो ये एक सिंपल सा ओवरव्यू है इस डायग्राम का। ठीक, अब यहाँ पर लीवर का क्या रोल है, गाल ब्लैडर का क्या रोल है, पैनक्रियाज का क्या रोल है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट नहीं है, ये हैं आपकी सहायक ग्रंथियाँ जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, बाकी इसके पार्ट्स क्या हैं आपका बकल कैविटी हो गया, आपका ईसोफेगस हो गया, ठीक है, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, उसके बाद रेक्टम और एनस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसके पार्ट्स। अब यहाँ पर इस स्लाइड में आप देखिए कि मेन पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स। डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आता है सबसे पहले मुंह, माउथ, जहाँ खाना एंटर करता है। उसके बाद आता है भैया अन्न नलिका, ईसोफेगस, जिसको भोजन नलिका या फूड पाइप भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद आता है स्टमक, उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, मलाशय यानी रेक्टम, और उसके बाद एनस, गुदा। ठीक है, तो इस तरीके से ये खाने का रास्ता है। ये वो सारे पार्ट्स है जहाँ जहाँ से खाना होकर के गुजरता है। पहले मुख में जाएगा, ठीक है, पहले मुख में जाएगा, फिर आपके ईसोफेगस में जाएगा, फिर आमाशय स्टमक में जाएगा, फिर छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर रेक्टम में थोड़ी देर के लिए एकत्रित रहेगा और लास्ट में गुदा से बाहर हो जाएगा। तो ये है इसका पूरा प्रोसेस। बड़े शॉर्ट में मैंने ये चीज़ बताई, लेकिन अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये सारे एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नलिका, आहार नाल इसको हम बोल सकते हैं। आहार नाल मतलब एक ऐसी नाल जिसमें से होकर के आहार गुजरता है। एक खोखली नाल होती है, होलो ट्यूब होता है जिसमें से होकर खाना गुजरता है। ठीक है, अब क्या ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं? ये हैं आपके एक्सेसरी ऑर्गन्स,
सहायक अंग, इनको पाचक ग्रंथियां भी बोल सकते हैं, यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं। ये सहायक ग्रंथियां जो है, इनमें से खाना गुजरता नहीं है, लेकिन ये उस खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। जैसे लार जो ग्रंथियां होती हैं, इनसे लार निकलता है जो खाने को पचाने में हेल्प करता है। लिवर से बाइल जूस यानी पित्त रस निकलता है, ये भी खाने को पचाने में हेल्प करता है ना। पित्ताशय हो गया, गाल ब्लेडर जिसमें पित्त होते हैं, ये पित्त कहाँ से निकलते हैं? लिवर से निकलते हैं, गाल ब्लेडर में स्टोर होते हैं। और आपका हो गया पैनक्रियाज, जिसमें से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, अग्नाशयिक रस निकलता है, जो खाने को पचाने में हेल्प करता है और कुछ एंजाइम्स भी देता है। ठीक है, अब वो कौन कौन से एंजाइम्स है, क्या उनका काम है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले, वही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसी में से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम माउथ की बात कर लेते हैं। माउथ एंड सलाइवा यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स मतलब हो गया आपका लार ग्रंथि, है ना, लार ग्रंथियाँ। तो लार ग्रंथि काम क्या करती है? इसका काम होता है लार को निकालना, मतलब सलाइवरी ग्लैंड का काम है सलाइवा को निकालना। तो फूड जो है सबसे पहले कहाँ जाता है? माउथ में जाता है। फूड इज च्यूड एंड मिक्सड विद सलाइवा, यहाँ पर खाने को चबाया जाता है और सलाइवा लार के साथ मिक्स यानी मिलाया जाता है। सलाइवा जो है, इसमें एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज। एक एमाइलेज यहाँ पे होता है और एक एमाइलेज आपका भी निकलेगा पैनक्रियाज से, तो वो दूसरा होता है। ठीक है, वो दूसरा होता है। तो ये है आपका सलाइवरी एमाइलेज। ये काम क्या करता है? ये लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को शुगर में बदलता है। ये स्टार्च को किस में बदलता है? शुगर में बदलता है। ये शुगर क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। कैसा कार्बोहाइड्रेट है? जटिल। कैसा है? जटिल। ठीक है, कौन सा? स्टार्च। स्टार्च जो है जटिल कार्बोहाइड्रेट और शुगर जो है ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल। तो ये इसको सरल कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर में बदल देता है। अब शुगर के अंदर भी आपका सुक्रोज आता है, माल्टोज आता है, फ्रक्टोज आता है। तो इनमें से कौन से में बदलता है? तो वहाँ पर आएगा माल्टोज। जैसे यहाँ पर इस स्लाइड में लिखा हुआ है कि स्टार्च जो है ना, स्टार्च, ये जो आपका एमाइलेज एंजाइम होता है, ये स्टार्च को ना माल्टोज में बदल देता है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लार में जो एमाइलेज एंजाइम होता है, ठीक है, ये स्टार्च को किस में कर देता है? शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो शुगर होता है ना, शुगर जो होता है, शुगर के 2-3 टाइप्स मैंने अभी आपको बताए, उसमें से एक क्या है? माल्टोज। ठीक है, तो ये शुगर के किस टाइप में जाता है? माल्टोज। तो स्टार्च को शुगर में, या आप उसका टाइप का नाम बता सकते हैं माल्टोज, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है? ये माउथ के एंजाइम से। ठीक है, क्या रिलीज होता है? एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम। इसको टाइलिन भी बोलते हैं, PTYALIN। पी यहाँ पे साइलेंट, टाइलिन इसका नाम है, या सलाइवरी एमाइलेज इसका नाम है। काम क्या करता है? कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज। ये स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, ये इसका काम है। ठीक, जो कि आपके खाने में होता है। अब स्टार्च जैसे आप आलू खाते होंगे, चावल खाते होंगे, उसमें होता है। ये कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है स्टार्च। ठीक है, अब ईसोफेगस। अब माउथ से खाना कहाँ जाता है भाई? अन्न नलिका में, भोजन नलिका में, ईसोफेगस में, फूड पाइप में। यहाँ पर एक ये जो फूड पाइप है ना, ये एक मस्कुलर ट्यूब है, मतलब मांस से बनी हुई एक नली है जो खाने को आगे की तरफ पुश करती है। फूड टू स्टमक, पुश करके मतलब धकेलती है। कहाँ धकेलती है? स्टमक में। अच्छा, यहाँ पर एक गति होती है जिसको कहते हैं लहरदार गति, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये खाना ईसोफेगस से स्टमक में किस गति के द्वारा जाता है? तो आपका आंसर होगा पेरिस्टालसिस। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ठीक है, ये भोजन को अमाशय तक पहुंचाता है। कौन? आपका पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो किस में होता है? जो होता है ईसोफेगस में। ठीक है, उसके बाद यहाँ खाना कहाँ पहुँच गया? स्टमक में। कहाँ से पहुँचा? ईसोफेगस से। ईसोफेगस में कहाँ से पहुँचा? माउथ से। माउथ में कहाँ से पहुँचा? आपके हाथ से। तो इस तरीके से स्टमक तक खाना आ गया। स्टमक में खाना स्टोर होता है और चर्न होता है। चर्न होता है मतलब अच्छे से मिक्स होता है, अच्छे से खाना इसमें ट्रेवल होता है, चर्निंग ऑफ फूड होता है। यहाँ पर कभी कभी स्टमक से गुड़ 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 की आवाज़ आती है ना, तो वो उस टाइम चर्न कर रहा होता है फूड। ठीक है, मिक्स हो रहा होता है अच्छे से। अच्छा, यहाँ पर जो आपका स्टमक है, ये कुछ चीज़ें निकालता है, कुछ चीज़ें सिक्रीट करता है। जैसे सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
HCl जो बैक्टीरिया को मारता है। हम जब खाना खाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज आ जाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, उन बैक्टीरिया को मारने का काम करता है HCl। और पेप्सिन एंजाइम को भी निकालता है आपका स्टमक, पेप्सिन एंजाइम भी यहाँ निकलता है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? पेप्सिन एंजाइम जो है ये डाइजेस्ट करता है किसको? प्रोटीन को। तो मुख्य रूप से प्रोटीन का जो पाचन है वो कहाँ स्टार्ट हो जाता है? हमारे आमाशय में, हमारे स्टमक में। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है? हमारे मुख में, ठीक है। पूरा नहीं पचता है, 20 to 30% पचता है, ठीक है, बाकी आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब है आपका जो HCl बैक्टीरिया, HCl जो आपका एसिड है, अम्ल है, ये बैक्टीरिया को मारता है और पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पचाता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है मैंने। एंजाइम्स इन स्टमक, स्टमक के जो एंजाइम्स हैं यानी आमाशय में जो पाचक एंजाइम है जो भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। देखो ये आपका स्टमक का डायग्राम है, ऊपर आपका ईसोफेगस है, ऊपर से फूड ट्रेवल कर रहा है पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू ईसोफेगस से, और कहाँ आ रहा है? स्टमक में। अब जो स्टमक होता है इसकी दीवारों में ना क्या होता है? ग्लैंड्स होती है, जिनको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस निकलता है, यानी जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है, जिसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो कि ये स्टमक की दीवारों पे होती है, ये क्या क्या रिलीज करती हैं, क्या सिक्रीट करती हैं, क्या निकालती हैं? पहला निकालती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो बैक्टीरिया को मारता है। ये बैक्टीरिया क्या होते हैं मैंने आपको बता दिए कैसे आते हैं। ये जो HCl होता है ना, ये एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है। अब कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एंजाइम होता है आपके स्टमक में पेप्सिनोजन, ठीक है ना। पेप्सिनोजन नाम का जो एंजाइम है, जैसे ही इस एंजाइम को HCl मिलता है ये सक्रिय हो जाता है, क्योंकि ये क्या होता है? इनएक्टिव होता है। तो इसको एक्टिव कौन करता है? HCl करता है। जैसे ही पेप्सिनोजन एक्टिव हो जाता है तो ये पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है, मतलब प्रोटीन का पाचन करता है। आगे जाके यही पेप्टाइड फिर एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। समझ आया? उसके बाद जो इन्फेंट्स होते हैं, शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं दूध पीने वाले, उनमें एक एंजाइम होता है रेनिन, यहीं पर। तो ये रेनिन एंजाइम जो होता है वो दूध को पचाने का काम करता है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो केवल दूध पीते हैं। तो दूध में एक प्रोटीन होता है, उसका नाम होता है केसिन। कौन सा प्रोटीन होता है दूध में? केसिन नाम का प्रोटीन होता है। और इस केसिन नाम के प्रोटीन को पचाने का काम रेनिन नाम का एंजाइम करता है जो स्टमक में होता है, ठीक है जी। उसके बाद आता है एक और चीज़ सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसका नाम है म्यूकस, श्लेष्म। ये स्टमक की जो अंदर की दीवारें हैं, इनर लाइनिंग है, इनको प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि HCl जो है ना बहुत खतरनाक एसिड होता है, ये हमारे पेट को जला सकता है। तो इस केस में हमारा स्टमक, हम इसमें जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो म्यूकस को रिलीज करती हैं, और ये म्यूकस जो होता है वो क्या करता है? इस HCl से हमारे स्टमक को, हमारे आमाशय को बचाता है, उसकी सुरक्षा करता है। कभी कभी ये HCl ज़रूरत से ज़्यादा निकलता है तो फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। तो ये सारा साइंस है इसके पीछे। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से कौन कौन सी चीज़ें निकलती है? HCl निकलता है जो बैक्टीरिया को मारता है, और पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है और पेप्सिन में बदलता है। ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है और पेप्टाइड में बदलता है, मतलब तोड़ता है। रेनिन क्या करता है? इन्फेंट्स में, बच्चों में जो दूध में प्रोटीन होता है उसको क्या करता है? पचाने का काम करता है। और म्यूकस जो है ये स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, उसकी दीवारों को प्रोटेक्ट करता है, HCl से बचाता है। समझ आया इतना? ठीक है। और दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? केसिन नाम का, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर थोड़ा लीवर का भी हम काम देख लेते हैं। लीवर जो है ना ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कहा जाता है, अंग है ये, यकृत इसको बोला जाता है हिंदी में। और
साथ ही साथ पित्ताशय की क्या भूमिका है, गाल ब्लेडर की यहाँ पर क्या भूमिका है। लीवर जो है सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में। ये बाइल को यानी पित्त को सीक्रेट करता है, निकालता है। पित्त जो होता है ना, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता, ये चीज़ आपको बिल्कुल नोट डाउन करना है। दिस इज़ पॉइंट टू बी नोटेड कि जो बाइल होता है उसमें कोई एंजाइम नहीं होता, बाइल डज नॉट हैव एनी एंजाइम, ठीक है। जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकला तो उसमें पेप्सिनोजन होता है, वो पेप्सिन में बदलता है, रेनिन होता है, HCl होता है, म्यूकस होता है। लेकिन बाइल में कुछ नहीं होता है, कोई एंजाइम नहीं होता है, लेकिन काम इसका बहुत बड़ा होता है। ये क्या करता है कि जो सबसे ज़्यादा कठिन होता है ना जिसको पचाना, उसको पचाने का काम करता है, और वो है फैट। फैट को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है, और बाइल के द्वारा, पित्त रस के द्वारा फैट को, वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इमल्सिफिकेशन के बाद जो फैट बनता है उसको इमल्सिफाइड फैट कहते हैं, और आगे जाके लाइपेज एंजाइम उस फैट को पचाता है और फैटी एसिड में बदलता है, ठीक है जी। आगे उसको दिखाऊंगा मैं। एसिडिक फूड को एल्केलाइन बनाता है, क्योंकि HCl की वजह से खाना जो है वो अम्लीय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो जैसे ही लीवर के द्वारा निकाला गया बाइल, जो कि बेसिक होता है नेचर में, क्षारीय होता है, जैसे ही ये क्षार, ये बेस उस अम्ल, उस एसिड से मिलता है तो वो एल्केलाइन मतलब उसको एल्केलाइन बना देता है, ठीक है। वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन घट जाती है, उदासीनीकरण प्रक्रिया या अभिक्रिया घट जाती है, ठीक है। तो उसके बाद गाल ब्लेडर में ये क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। जो आपका पित्त रस होता है, जो बाइल जूस होता है लीवर के द्वारा जो निकलता है, वो गाल ब्लेडर में क्या होता है, स्टोर होता है, इकट्ठा होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगली जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है पैनक्रियाज। अच्छा, ये इनमें से खाना नहीं गुजर रहा है, लीवर में खाना नहीं जाता, पैनक्रियाज में खाना नहीं जाता, लेकिन ये खाने को पचाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं ये आप चीज़ देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये सिक्रीट करता है लाइपेज नाम के एंजाइम को। किसको? लाइपेज को। लाइपेज जो है ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब आप बोलोगे सर फैट को तो किसने पता, जैसे फैट का बड़ा मॉलिक्यूल है तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तो सर बाइल ने तोड़ दिया तो पच तो यही गया। तो लाइपेज क्या करेगा, इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो ये जो इमल्सिफाइड फैट है ना, उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा आपका लाइपेज। लाइपेज उसको और आगे क्या करेगा, पचाएगा। बात समझ आई, ठीक है। तो ये सिक्रीट करता है एंजाइम लाइपेज, जो फैट का डाइजेशन करता है। एमाइलेज एंजाइम्स को भी सिक्रीट करता है, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है ना। अब आप बोलोगे सर एमाइलेज तो माउथ में भी था, तो मैंने पहले ही बता दिया था, वो सलाइवरी एमाइलेज था, और ये पैनक्रियाज से निकला गया एमाइलेज है, ठीक है। ये भी कार्बोहाइड्रेट को पचाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट पूरा नहीं पचता है, जो बच जाता है उसको ये पचाता है। और ट्रिप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करता है। और आप बोलोगे सर प्रोटीन को तो पेप्सिन ने पचाया, तो वहाँ पर 50% प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया था, बाकी का जो बचा प्रोटीन है उसको ट्रिप्सिन पचाएगा, ठीक है जी। तो अग्नाशय वसा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम बनाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद पैनक्रियाटिक एंजाइम, थोड़ा और डेप्थ में चलें, थोड़ा और सिस्टमेटिक तरीके से समझे इसको। जो ट्रिप्सिन होता है ये प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। जो एमाइलेज होता है पैनक्रियाज से निकला हुआ, ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ेगा। जो लाइपेज होता है ये फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या कर देता है, तोड़ देता है। तो ऊपर वाले का ये नीचे हिंदी रूपांतरण है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमने देखी। सबसे पहले हमने देखा लार ग्रंथियाँ, जो जहाँ से टाइलिन सलाइवरी एमाइलेज निकलता है, जो स्टार्च को शुगर में बदलता है या माल्टोज में बदलता है। लीवर से पित्त रस निकलता है, बाइल जूस निकलता है, जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस को कराता है। पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, उसमें मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज ये 3 एंजाइम होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि स्टमक की अंदर की दीवारों से लगी होती है, और इनसे निकलता है गैस्ट्रिक जूस, जठर ग्रंथियों से जठर रस। इसमें होता है HCl, पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस, ये सारी चीज़ें। और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स,
आंतीय ग्रंथियां, इनको हम अभी पढ़ेंगे आगे। बाकी ऊपर के पढ़ लिए हमने सारे। अब अगला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। खाना अब कहाँ जाएगा भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो अब आप देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन मेन ऑर्गन होता है भाई डाइजेशन का, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो छोटी आंत होती है वो पाचन और अवशोषण का सबसे प्रमुख, सबसे मुख्य अंग होता है, सबसे मेन ऑर्गन होता है। 6 मीटर लगभग इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। सबसे लॉन्ग पार्ट होता है ये एलिमेंट्री कैनाल का, आहार नाल का सबसे लंबा पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव पाचक रसों को क्या करता है? रिसीव करता है। बाइल को सबसे पहले रिसीव करता है जो कि लीवर से निकलता है। पैनक्रियाटिक जूस को रिसीव करता है जो कि पैनक्रियाज से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। और इंटेस्टिनल जूस को भी रिसीव करता है जो इसकी खुद की ग्रंथियों से निकलता है, आंतीय ग्रंथियों से निकलता है, जिसको कहते हैं सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस मतलब छोटी आंत से निकला हुआ रस, ठीक है। तो ये है आपका छोटी आंत। इस तरीके से क्वाइल्ड फॉर्म में उलझी हुई एक ट्यूब होती है। 6 से लगभग 7.5 मीटर इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। 6 मीटर अराउंड आप मान सकते हैं। और ऊपर लगा हुआ है आपका ये क्या? लार्ज इंटेस्टाइन। मोटाई इसकी थोड़ा ज़्यादा होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। उसके बाद आता है आपका रेक्टम और सबसे नीचे आता है एनस, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए ज़रा स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे। सबसे पहले इंटेस्टिनल जूस, जो कि इंटेस्टिनल ग्लैंड से निकलता है, आंतीय ग्रंथियों से निकलता है, जिसको कहते हैं सक्कस एंटेरिकस, ठीक है। इस सक्कस एंटेरिकस में क्या होता है? माल्टेज एंजाइम आता है। माल्टेज एंजाइम जो माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है, बदलता है। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज को, जो कि लैक्टोज को मतलब जो लैक्टेज एंजाइम है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। सुक्रेज जो एंजाइम है वो सुक्रोज, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। पेप्टाइडेज नाम का जो एंजाइम है ये पेप्टाइड्स को, मतलब पेप्टाइडेज एंजाइम जो है ना, ये पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में तोड़ता है, मतलब पचाता है। और लाइपेज एंजाइम जो है ये फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। अब जो ये लास्ट के जो प्रोडक्ट्स बने हुए हैं ना, ये इसके बाद खाना कहीं नहीं पचता। इसके बाद खाने को अवशोषित किया जाता है हमारे शरीर के द्वारा। ब्लड में जाएगा, ब्लड से सारी बॉडी की सेल्स तक जाएगा, वहाँ फिर हमें एनर्जी मिलेगी, हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी। इस तरीके से खाने का पूरा अवशोषण हो जाता है। फिर से सुन लीजिए कि जो सक्कस एंटेरिकस है, आंतीय रस है, उसमें जो माल्टेज एंजाइम होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। लैक्टेज को ग्लूकोज गैलेक्टोज में तोड़ता है। सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में तोड़ता है। पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में तोड़ता है। लाइपेज फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ता है। तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। तो आपको इसे अच्छे से लर्न करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब खाना पच गया, अब पचने के बाद उस खाने का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा ना। एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा, तभी तो हमारा शरीर उसका उपयोग करेगा अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी वृद्धि के लिए और अपनी ऊर्जा के लिए, अपनी एनर्जी के लिए। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? जो डाइजेस्टेड फूड होता है, मतलब पचा हुआ खाना होता है, वो अवशोषित किया जाता है विल्ली के द्वारा। और विल्ली क्या होती है? विल्ली जो है हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन में उंगली नुमा कुछ संरचनाएं लगी होती हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनको बोलते हैं। इनके द्वारा ये खाना अवशोषित होता है और हमारे ब्लड में जाता है। हमारे ब्लड से फिर ये हमारी बॉडी की सेल तक जाता है। समझ आया? तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स क्या हो हमारी बॉडी में अवशोषित हों, एब्जॉर्ब हों। तो आई होप ये चीज़ भी समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि ऑल फूड ग्रुप्स, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ये फूड कंपोनेंट्स हैं, भोजन के घटक हैं, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, इनका जो फाइनल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, इनका जो अंतिम
पाचन और अवशोषण होता है वो अकर्स होता है, कहाँ होता है? इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में होता है। सभी पोषक तत्वों का अंतिम पाचन और अवशोषण छोटी आंत में होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, अप्रॉक्स जो इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर्स होती है। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, कोई डाइजेशन यहाँ पर नहीं होता है, कोई पाचन यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर होता क्या है सर? वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। ये क्या करता है? यहाँ से पानी का अवशोषण करता है। पानी का अवशोषण कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर मिनरल्स की जगह आप सॉल्ट लिख लेना। बचे हुए अपाच्य भोजन से पानी और लवण को अवशोषित करता है। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में ना कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया एक लाभकारी विटामिन जो है हमारी बॉडी को देता है। विटामिन के किसको देता है? विटामिन के को देता है ये हमारी बॉडी को। और ये विटामिन के किस में हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में। मैंने विटामिन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया है, वो चैप्टर की वन शॉट इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है, कॉम्पिटिटिव साइंस नाम की प्लेलिस्ट पे, सबसे पहला वीडियो वही है। तो विटामिन के जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है, जिसको कौन बनाता है? बैक्टीरिया बनाता है। और ये बैक्टीरिया कहाँ होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। तो यहाँ से विटामिन के को हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब किया जाता है, और जितना बाकी बचा हुआ जो वेस्ट होता है, कचरा होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है सेमी सॉलिड फिसेस में, मल में कन्वर्ट हो जाता है, मल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये मल कहाँ चला जाता है? ये मल चला जाता है रेक्टम में, ठीक है। अगला मल द्वार है एनस, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। कनेक्ट होता है किससे? रेक्टम से। और रेक्टम में ये जो मल होता है थोड़ी देर के लिए इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है, और उसके बाद इसका मलोत्सर्जन हो जाता है, ईजेशन हो जाता है। मतलब ये हमारे शरीर से रिमूव हो जाता है समय समय पर, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से वेस्ट का रिमूव होना, निकलना ईजेशन कहलाता है, मलोत्सर्जन कहलाता है। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना ही मलोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है? कंट्रोल बाय एनल स्फिंक्टर मसल्स। एनल पर कुछ जो मल द्वार होता है उसमें जो मांसपेशियां होती है ना, उनको स्फिंक्टर मसल्स बोलते हैं, उनके द्वारा ये नियंत्रित होता है, ठीक है। और ये हमारे कंट्रोल में होता है कि कब हमें बाहर जाना और फ्रेश होना है, ठीक है। ये हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी स्फिंक्टर मसल से। ये क्या नियंत्रित करते हैं? वो जो छिद्र होता है उसको बंद करना और खोलना, उसको ओपन और क्लोज करना है, उसको ये क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी, कैसे कैसे खाना ट्रैवल करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे हम। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टमक इज टू। स्टमक का जो प्राथमिक कार्य है, जो प्रमुख कार्य है, वो क्या है? पोषक तत्वों का अवशोषण है क्या? एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, या डाइजेस्ट प्रोटीन, या एब्जॉर्ब वाटर, या डाइजेस्ट फैट? तो मैंने क्या बोला कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पर शुरू हो जाता है? स्टमक में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डाइजेस्ट प्रोटीन, ठीक है ना। प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है, जो पेप्सिन करता है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। पेप्सिनोजन बदल जाता है पेप्सिन में इन द प्रेजेंस ऑफ विच एसिड? कौन से एसिड की मदद से, उपस्थिति से ये पेप्सिनोजन इन एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में बदल जाता है? तो मैंने आपको बताया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपके स्टमक में रिलीज होता है विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इसको रिलीज करती हैं, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ही पेप्सिनोजन को मिलता है, पेप्सिनोजन एक्टिव फॉर्म में चला जाता है और पेप्सिन बन जाता है, और वो पेप्सिन फिर प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है, ठीक है जी। उसके बाद है द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य काम क्या है? तो लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य काम क्योंकि उसमें कोई डाइजेशन तो होता नहीं है, ठीक है ना, उसमें कोई डाइजेशन तो होता नहीं है, कोई
उसमें फैट का अवशोषण तो होता नहीं है, तो उसमें होता किसका अवशोषण है? पानी और लवण का। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, पानी का अवशोषण। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द माउथ। माउथ में कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन में, उसके डाइजेशन में, इनमें से कौन सा एंजाइम हेल्पफुल होता है? तो लाइपेज होता है क्या? नहीं। ट्रिप्सिन होता है क्या? नहीं। पेप्सिन होता है क्या? नहीं। एमाइलेज होता है, सलाइवरी एमाइलेज। कहाँ से सिक्रीट होता है? सलाइवरी ग्लैंड से। ठीक है, उसके बाद है आपका द एंजाइम लाइपेज इज इन्वॉल्व्ड इन। जो लाइपेज एंजाइम होता है वो किस कार्य में इन्वॉल्व होता है, किस कार्य में शामिल होता है? क्या प्रोटीन के डाइजेशन में शामिल होता है क्या वो, या कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में शामिल होता है, या न्यूक्लिक एसिड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैट, वसा। वसा के डाइजेशन में लाइपेज एंजाइम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल इन डाइजेशन। डाइजेशन में जो बाइल होता है, पित्त रस होता है, इसका क्या फंक्शन होता है? ये आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो ज़रूर आप इस क्वेश्चन को आंसर कर लोगे 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो इसको आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट और फ्रेश टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।